नमस्कार। आज हम तकनीक की दुनिया के एक ऐसे स्तंभ की बात करने वाले हैं जो दशकों से मजबूती से खड़ा है। मेरा मतलब है C++ प्रोग्रामिंग। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी भाषा जो दिखती शायद कम है पर है हर जगह। सही कहा। और हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग एक व्यापक मार्गदर्शिका नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारी है। तो आज हमारा लक्ष्य है C++ की इस दुनिया को करीब से जानना। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ये क्यों इतनी शक्तिशाली है, क्यों इसका इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर होता है, और सबसे जरूरी, आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी में इसकी जगह कहाँ है। ये सवाल बहुत अहम है। सोचिए जरा, एक भाषा जो 80 के दशक से हमारे साथ है, अपनी स्पीड और कंट्रोल के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। यही भाषा आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। हाई स्पीड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को चलाती है, और हाँ, गेम्स। हाँ, आपके पसंदीदा एक्शन पैक्ड वीडियो गेम्स की जान भी यही है। तो चलिए खोलते हैं इस दिलचस्प दुनिया के दरवाजे। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये C++ है क्या? मतलब कहाँ से आई ये भाषा? बिल्कुल। तो C++ की कहानी वो सी भाषा से शुरू होती है। 1979 में बेल लैब्स में बज़ने स्ट्रोस्ट्रोप, एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। बज़ने स्ट्रोस्ट्रोप, हाँ। हाँ, उन्होंने सी पर काम करना शुरू किया। उनका मकसद था कि सी की जो पावर और एफिशिएंसी है वो बनी रहे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP की कैपेबिलिटीज जुड़ जाएं। अच्छा, OOP। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि C++ असल में सी का ही एक विकसित रूप है, एक ज्यादा शक्तिशाली वर्जन। शुरू में तो इसे सी विथ क्लासेस कहते थे। सी विथ क्लासेस, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है। लेकिन एक बात और, इसे मध्य स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मध्य स्तरीय का मतलब है कि C++ में आपको दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजें मिलती हैं। दोनों दुनिया कैसे? एक तरफ ये सी की तरह हार्डवेयर के बहुत करीब काम कर सकती है, मतलब मेमोरी को सीधे कंट्रोल करना, जिसे हम लो लेवल कंट्रोल कहते हैं। और दूसरी तरफ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसी हाई लेवल चीजें भी हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना आसान करती हैं। तो ये सिर्फ एक सीधी सादी प्रोसीजरल भाषा नहीं है कि कोड बस ऊपर से नीचे रन हो गया। समझ गया। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। स्रोत ये भी कहता है कि ये कई प्रोग्रामिंग पैराडिम्स या स्टाइल्स को सपोर्ट करती हैं। हाँ, और यही तो इसकी असली ताकत है मेरे हिसाब से। आप इसमें सी की तरह प्रोसीजरल कोड लिख सकते हैं। ओके। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है। फिर इसमें जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, टेम्पलेट्स के जरिए, मतलब आप ऐसा कोड लिख सकते हैं जो अलग-अलग डेटा टाइप्स के साथ काम करे बिना उसे बार-बार लिखे। अच्छा, ये तो काफी काम का फीचर है। बिल्कुल। और मॉडर्न C++ में तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस जैसी फंक्शनल प्रोग्रामिंग की झलक भी मिलती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर्स को आज़ादी देती है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट अप्रोच चुने। चलिए अब इसकी कुछ मेन फीचर्स पर थोड़ी और बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। स्रोत में क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन जैसे शब्द हैं। सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। इनका असली मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, OOP का जो बेसिक आइडिया है वो है सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड की चीज़ों की तरह मॉडल करना। क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है, जैसे गाड़ी का कॉन्सेप्ट। ओके, ब्लूप्रिंट। और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनी असली चीज़ है, जैसे आपकी या मेरी गाड़ी। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। जैसे एक स्पोर्ट्स कार में गाड़ी की सारी खूबियां तो होंगी ही, साथ में कुछ अपनी स्पेशल बातें भी होंगी। अच्छा, पेरेंट चाइल्ड जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक चीज के कई रूप। जैसे स्टार्ट बटन दबाने पर अलग-अलग गाड़ियां अलग तरीके से स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन एक्शन स्टार्ट ही है। और एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा और उस पर काम करने वाले मेथड्स को एक साथ बांध देना एक कैप्सूल में, ताकि बाहर की दुनिया को सिर्फ जरूरी चीजें ही दिखें, अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी छुपी रहे। तो ये सब मिलकर क्या फायदा देते हैं? ये सब मिलकर कोड को टुकड़ों में बांटना यानी मॉड्यूलर बनाना, उसे समझना, मेंटेन करना और सबसे जरूरी रीयूज करना आसान बनाते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स OOP के बिना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाह,
ये तो वाकई कोड लिखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लगता है। पर ओओपी के अलावा C++ की पहचान उसकी स्पीड से भी है। स्रोत कहता है कि ये पॉइंटर्स के जरिए मेमोरी तक सीधी पहुंच देता है। इसका परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा असर पड़ता है। पॉइंटर का मतलब है मेमोरी में किसी लोकेशन का सीधा एड्रेस। C++ डेवलपर को ये पावर देता है कि वो सीधे मेमोरी को रीड और राइट कर सके। डायरेक्ट एक्सेस। बिल्कुल। अब सोचिए, जावा या पाइथन जैसी भाषाओं में एक सिस्टम होता है गार्बेज कलेक्टर। वो बैकग्राउंड में देखता रहता है कि कौन सी मेमोरी इस्तेमाल में नहीं है और उसे खुद ही क्लीन कर देता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सुविधाजनक है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है और डेवलपर का कंट्रोल कम हो जाता है। C++ में मेमोरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी तरह डेवलपर की होती है। कब मेमोरी लेनी है, एलोकेट, और कब छोड़नी है, डीएलोकेट। तो डेवलपर को खुद करना पड़ता है सब? हाँ, इससे वो गार्बेज कलेक्टर वाला एक्स्ट्रा काम बच जाता है। प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर से बात करता है, बिना किसी मिडलमैन के। नतीजा, जबरदस्त स्पीड। इसीलिए गेम इंजन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम या रियल टाइम सिमुलेशन जैसी जगहों पर C++ का ही दबदबा है, जहां हर मिली सेकेंड मायने रखता है। ये स्पीड और कंट्रोल वाली बात तो समझ आ गई। शोध में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी STL का भी जिक्र है। ये क्या चीज़ है और डेवलपर्स के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? STL तो C++ का एक तरह से खजाना है। सोचिए, आपको रोजमर्रा के काम करने हैं, जैसे डेटा को लिस्ट में रखना है, उसे सॉर्ट करना है या उसमें कुछ सर्च करना है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन काम है। बिल्कुल। तो STL आपको इनके लिए पहले से बने बनाए हाईली ऑप्टिमाइज्ड टूल्स देता है। इसमें वेक्टर है जो डायनामिक लिस्ट जैसे होते हैं, मैप है जो की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, सेट है जो यूनिक आइटम्स रखते हैं। ओके। साथ ही सॉर्टिंग, सर्चिंग, डेटा मैनिपुलेशन के ढेरों बने बनाए एल्गोरिदम भी हैं। डेवलपर्स को ये सब व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब टाइम बचता है और कोड भी बेटर बनता है। एग्जैक्टली। टाइम भी बचता है और कोड ज्यादा भरोसेमंद और अक्सर तेज बनता है, क्योंकि STL के कंपोनेंट्स बहुत एफिशिएंटली लिखे गए होते हैं। ये C++ इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और क्योंकि ये C पर आधारित है, तो हार्डवेयर से सीधे बात करने की क्षमता तो इसमें है ही है ना? बिल्कुल। C भाषा बनी ही इसलिए थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखे जा सके जो हार्डवेयर से सीधा इंटरैक्ट करते हैं। C++ ने उस क्षमता को पूरी तरह से बरकरार रखा है। तो इसीलिए OS या ड्राइवर्स में इस्तेमाल होती है। हाँ, यही वजह है कि आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर हिस्से, डिवाइस ड्राइवर्स जो हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे वॉशिंग मशीन या कार के कंट्रोल सिस्टम, इन्हें लिखने के लिए C++ एक टॉप चॉइस है। ये हार्डवेयर पर बहुत फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देती है। स्रोत में पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और विशाल लाइब्रेरी सपोर्ट का भी जिक्र है। इनके बारे में भी थोड़ा बताएंगी? जरूर। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि एक बार लिखा गया C++ कोड थोड़े बहुत या बिना किसी बदलाव के अलग-अलग तरह के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स वगैरह। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि C++ छोटे सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए भी अच्छी है और गूगल या अमेज़न जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज लेवल सिस्टम बनाने के लिए भी उतनी ही कैपेबल है। मतलब ये हर स्केल पर काम करती है। और लाइब्रेरी सपोर्ट? लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब C++ के लिए पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। आपको ग्राफिक्स बनाने हो, नेटवर्किंग करनी हो, मशीन लर्निंग पर काम करना हो, डेटाबेस से कनेक्ट करना हो, आपको लगभग हर काम के लिए पावरफुल टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि C++ क्या है और इसकी ताकत क्या है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? ये जानना वाकई में मजेदार होगा कि पर्दे के पीछे ये भाषा कितनी जगहों पर काम कर रही है। हाँ, इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। जैसा हमने पहले कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसकी बुनियाद है ही। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स जैसे OS के कई जरूरी हिस्से C++ में लिखे गए हैं। कंपाइलर्स जो कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, इंटरप्रेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, इन सब में C++ का खूब इस्तेमाल होता है। और गेमिंग इंडस्ट्री, वहां तो कहते हैं C++ का ही राज है। बिल्कुल। गेम डेवलपमेंट C++ के सबसे बड़े और सबसे फेमस यूज केसेस में से एक है। अनरियल इंजन और यूनिटी जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल गेम इंजन्स। यूनिटी भी, मुझे लगा वो C# ज्यादा यूज करता है।
यूनिटी स्क्रिप्टिंग के लिए सी शार्प यूज करता है, हाँ, लेकिन उसका जो कोर इंजन है, जो हैवी लिफ्टिंग करता है, वो काफी हद तक C++ में लिखा गया है। अनरियल इंजन तो प्राइमरीली C++ बेस्ड है ही। अच्छा, कोर इंजन C++ में है। हाँ, क्योंकि मॉडर्न गेम्स में आपको हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स रियल टाइम में रेंडर करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिमुलेशन चलाने होते हैं, चीजों का टकराना, गिरना वगैरह, हजारों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज करना होता है। हाँ, ये तो बहुत इंटेंसिव काम है। बहुत। और इसके लिए C++ की जो रॉ परफॉर्मेंस और हार्डवेयर कंट्रोल है, उसकी सख्त ज़रूरत होती है। बड़े AAA गेम से लेकर छोटे इंडी गेम्स तक C++ आपको हर जगह मिलेगी। गेम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और कहाँ स्रोत में एम्बेडेड सिस्टम्स और डेटाबेस का भी जिक्र था? हाँ, एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी वो छोटे कंप्यूटिंग डिवाइस जो किसी खास काम के लिए बने होते हैं, जैसे आपके घर के स्मार्ट अप्लायंसेस, IoT डिवाइस, रोबोट्स के कंट्रोल सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट या कारों में लगे माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, कार वगैरह में भी? हाँ, इन डिवाइसेस में अक्सर मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड होती है। C++ यहाँ इसलिए फिट बैठती है क्योंकि ये कम रिसोर्सेज में भी एफिशिएंटली काम करती है और हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल देती है। और डेटाबेस? जहां तक डेटाबेस की बात है, MySQL और MongoDB जैसे बहुत पॉपुलर और वाइडली यूज्ड डेटाबेस सिस्टम्स के कोर इंजन में भी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए C++ का इस्तेमाल किया गया है। वित्तीय दुनिया में भी इसका कोई रोल है, फाइनेंस में? बहुत बड़ा रोल है, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT में, स्टॉक मार्केट में, जहां सौदे मिली सेकेंड्स या उससे भी कम टाइम में होते हैं। हाँ, वो एल्गो थ्रेडिंग जिसे कहते हैं। वहां लो लेटेंसी यानी कम से कम देरी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। HFT प्लेटफॉर्म्स को बहुत तेजी से मार्केट डेटा एनालाइज करके तुरंत फैसले लेने और ऑर्डर भेजने होते हैं। C++ की रॉ स्पीड और प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस इसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाती है। ओके, और भी कुछ? इसके अलावा ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर जैसे Adobe Photoshop या Illustrator और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होने वाले CAD सॉफ्टवेयर, वो भी अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और रेंडरिंग के लिए C++ पर काफी निर्भर करते हैं। और वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक कंप्यूटिंग? हाँ, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्युनिटी भी C++ का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। चाहे वो मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस हों, नई दवाओं की खोज के लिए मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो, या फिजिक्स के नियमों को स्टडी करने वाले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स हों, इन सब में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। हैवी कंप्यूटेशन। बिल्कुल, और C++ की एफिशिएंसी यहाँ बहुत काम आती है। लाइब्रेरी सपोर्ट भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बहुत सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, C++ के मुख्य फायदे क्या नजर आते हैं? एक तरह से समरी। संक्षेप में कहें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जबरदस्त परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, खासकर उन कामों के लिए जहां स्पीड सब कुछ है। नंबर 1 स्पीड। हाँ। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्षमता, जो कोड को व्यवस्थित, समझने लायक और रीयूजेबल बनाती है। ओके, OOP। तीसरा, हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की सुविधा। चौथा, पोर्टेबिलिटी, कोड को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चलाने की क्षमता। पांचवा, स्केलेबिलिटी, मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तक के लिए सूटेबल होना। और छठा, एक बहुत बड़ा एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी और ढेर सारी लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज की मौजूदगी। ये एक मैच्योर और पावरफुल इकोसिस्टम है। सही बात है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ क्या C++ की कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं? स्रोत इशारा करता है कि इसे सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात सच है। C++ को अक्सर उन भाषाओं में गिना जाता है जिनका लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप होता है, मतलब सीखने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, खासकर उनके लिए जो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं। क्यों? सिंटैक्स की वजह से? हाँ, इसका सिंटैक्स यानी कोड लिखने का तरीका पाइथन जैसी कुछ मॉडर्न लैंग्वेजेस के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिक्ट है। इसमें बहुत सारे फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझने में टाइम लगता है। और वो मेमोरी मैनेजमेंट वाली बात, आपने बताया कि डेवलपर को मेमोरी खुद मैनेज करनी पड़ती है, क्या ये एक चुनौती है? ये C++ की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, पर यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। डेवलपर को खुद ध्यान रखना होता है कि कब प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए, एलोकेशन, और कब उस मेमोरी को वापस सिस्टम को लौटाना है, डीएलोकेशन। अगर भूल गए तो? अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है।
जैसे मेमोरी लीक, जहां प्रोग्राम मेमोरी लेता जाता है पर वापस नहीं करता, और धीरे धीरे सिस्टम स्लो हो सकता है या क्रैश भी हो सकता है। ओहो। या फिर डैंगलिंग पॉइंटर्स, जहां आप ऐसी मेमोरी को यूज करने की कोशिश करते हैं जो अब वैलिड नहीं रही। इन गलतियों को ढूंढना और ठीक करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ये एक दो धारी तलवार है, कंट्रोल ज्यादा पर जिम्मेदारी और गलती की गुंजाइश भी ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि C++ में सॉफ्टवेयर बनाना दूसरी भाषाओं की तुलना में ज्यादा टाइम ले सकता है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खासकर अगर हम जावा या पाइथन जैसी भाषाओं से तुलना करें, जिनमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यानी गार्बेज कलेक्शन होता है। उन भाषाओं में डेवलपर को मेमोरी की चिंता कम करनी पड़ती है, जिससे वो फीचर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और डेवलपमेंट स्पीड तेज हो सकती है। C++ में ज्यादा सावधानी और बारीकी की जरूरत होती है, जिसमें टाइम तो लगता है। चलिए अब कुछ दूसरी पॉपुलर भाषाओं से इसकी एक क्विक तुलना करते हैं ताकि इसका स्थान और क्लियर हो सके। सबसे पहले C और C++, क्या फर्क है मैन? जैसा हमने पहले भी बात की, C++ मूल रूप से C का ही सुपरसेट है। सबसे बड़ा फर्क तो OOP का है। C एक प्रोसीजरल भाषा है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं हैं। राइट। C++ OOP को जोड़ती है, साथ में STL जैसी और भी कई मॉडर्न फैसिलिटीज देती है। C आज भी अपनी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के कारण लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत पॉपुलर है। C++ ज्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी। और C++ बनाम जावा? यहाँ मेन डिफरेंस मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस में आता है। जावा अपनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, राइट वंस रन एनीवेयर और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के लिए जानी जाती है। इससे डेवलपमेंट अक्सर आसान और तेज होता है। लेकिन C++ आमतौर पर सीधे नेटिव कोड में कंपाइल होती है, इसलिए बेहतर रॉ परफॉर्मेंस देती है और सिस्टम रिसोर्सेज पर ज्यादा फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देती है। जावा बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत यूज होती है, जबकि C++ परफॉर्मेंस क्रिटिकल एरियाज में शाइन करती है। आखिर में C++ बनाम पाइथन, ये तुलना आजकल बहुत सुनने को मिलती है। हाँ, क्योंकि पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और रैपिड डेवलपमेंट के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, खासकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट में। हाँ, सीखने में आसान है कहते हैं। बहुत आसान है। C++ के मुकाबले कोड भी छोटा और ज्यादा रीडेबल होता है, लेकिन जब बात आती है प्योर स्पीड की, खासकर हेवी कैलकुलेशन वाले कामों की, तो C++ पाइथन से कहीं ज्यादा तेज है। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का मेन पार्ट पाइथन में लिखते हैं, लेकिन जो हिस्से बहुत ज्यादा स्पीड मांगते हैं, जैसे कोई खास एल्गोरिदम। हाँ, या कोई सिमुलेशन, उन्हें C++ में लिखकर पाइथन से इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, हाइब्रिड अप्रोच। बिल्कुल। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या पाइथन और जावा जैसी नई आसान भाषाओं के आने से C++ का महत्व कम हो रहा है? क्या इसका फ्यूचर सिक्योर है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। C++ का महत्व कम नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एरियाज में दूसरी भाषाएं ज्यादा इस्तेमाल होने लगी हों, जहां डेवलपमेंट स्पीड ज्यादा जरूरी है परफॉर्मेंस से। लेकिन जिन डोमेन्स में परफॉर्मेंस, हार्डवेयर कंट्रोल और एफिशिएंसी सबसे ऊपर है, जैसे गेमिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, HFT, एम्बेडेड सिस्टम्स, वहां C++ आज भी मतलब कोई मुकाबला नहीं है और इसकी रेलेवेंसी पूरी तरह बनी हुई है। और क्या ये भाषा खुद भी इवॉल्व हो रही है? मतलब क्या इसमें नए फीचर्स आ रहे हैं? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है, C++ कोई ठहरी हुई भाषा नहीं है, ये लगातार डेवलप हो रही है। हर कुछ सालों में इसके नए स्टैंडर्ड्स आते हैं जो नई नई फैसिलिटीज जोड़ते हैं और पुरानी चीजों को बेहतर बनाते हैं। जैसे हालिया स्टैंडर्ड C++20 ने कॉन्सेप्ट्स जैसी चीजें जोड़ी जो जेनेरिक कोड को ज्यादा सेफ बनाती हैं, रेंजेस ने डेटा सीक्वेंस पर काम करना आसान किया है और कोरूटीन्स ने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाया है। भाषा लगातार मॉडर्न बन रही है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर डेवलपर्स के लिए भी ये रेलेवेंट बनी रहेगी? बिल्कुल। फ्यूचर वर्जन्स जैसे C++23 और उसके आगे के प्लान न सिर्फ नई कैपेबिलिटीज जोड़ने पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि डेवलपर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बनाए रखना भी है, यानी पुराना C++ कोड नए कंपाइलर पर भी चलना चाहिए।
ये उन लाखों करोड़ों लाइनों के कोड को प्रोटेक्ट करता है जो पहले से C++ में लिखे जा चुके हैं। ये बैलेंस दिखाता है कि भाषा फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने विशाल अतीत का भी सम्मान करती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि C++ सिर्फ एक पुरानी भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशनल लैंग्वेज है जो आज भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी भूमिका निभा रही है। सही कहा। इसका जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की पावर और अनमैच्ड परफॉर्मेंस, ये इसे गेमिंग और फाइनेंस से लेकर एम्बेडेड सिस्टम्स और साइंटिफिक रिसर्च तक अलग-अलग इंडस्ट्रीज में एक एसेंशियल टूल बनाता है। हाँ, इससे सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट में सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन जो कंट्रोल और स्पीड ये देती है, वो कई क्रिटिकल एरियाज के लिए अभी भी इररिप्लेसेबल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे मास्टर करना आज भी डेवलपर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मायने क्यों रखती है? इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे चारों ओर की ज्यादातर टेक्नोलॉजी, जिस ओएस पर हमारा कंप्यूटर चलता है, जो गेम्स हम खेलते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स इकोनॉमी को चलाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं C++ की एक अहम भूमिका है। इसे जानना हमें टेक्नोलॉजी की एक गहरी समझ देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। C++ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट की चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए क्या भविष्य में हमेशा परफॉर्मेंस की जरूरत सीखने की मुश्किल और गलतियों के रिस्क पर भारी पड़ेगी? अच्छा सवाल है। खासकर जब रस्ट जैसी नई भाषाएं आ रही हैं, जो मेमोरी सेफ्टी का प्रॉमिस करती हैं और दूसरी भाषाएं लगातार आसान होती जा रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस, सेफ्टी और डेवलपमेंट टाइम के बीच ये बैलेंस कहाँ और कैसे बनता है। क्या C++ हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगी या कुछ एरियाज में नई टेक्नोलॉजीज इसे चैलेंज करेंगी? ये वाकई एक सतत विकास की कहानी है। बिल्कुल, एक इवॉल्विंग स्टोरी।